स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी सर हो गया। सीआरपीसी स्टार्ट की है? हाँ जी जी भाई सीआरपीसी 337। अभी हमने हाई कोर्ट रूल्स भी पढ़ने हैं अभी, ठीक है। तो ये चीजें होती है, ये आपने कनेक्ट करके पढ़ना होता है। जब आपने एग्जाम भी देना है, कोई पेपर अटेम्प्ट करना है, तो ये सारे मतलब कनेक्ट करके देने हैं, ठीक है। ये पता है क्या, मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि आपके मेरे पास पढ़ने का आपको पता ही सबसे ज्यादा फायदा क्या है। आपको एक तो प्रैक्टिकली सारी चीजें पता चलती हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 6 साल प्रैक्टिस में मैं कोई छुट्टी नहीं करता कोर्स से। उसके अलावा मैं 2 अटेम्प्ट दे चुका हूँ। पहली अटेम्प्ट में मैं फेल हो गया था, दूसरी अटेम्प्ट अभी दी है 2020 की, ठीक है। उसमें उसका अभी रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो जो जो लोग अटेम्प्ट दे के आते हैं ना, जो पढ़ के जाते हैं, जो पेपर दे के आते हैं, उनको पता होता है कि आपने पेपर कैसे सॉल्व करना है, या उसको पता होता है कि आपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या क्या लिखना है, क्या कैसे आपने पढ़ना है, स्टडी कैसे करनी है, ठीक है। आपको उनको पता भी होता है कि इस आर्टिकल के साथ रेड विद कौन सा होगा। जो मोस्टली अकेडमीज होती हैं वहाँ पे, या तो फिर वो लोग प्रैक्टिकल नहीं होते, उनको प्रैक्टिस का बिल्कुल भी नहीं पता होता, या फिर वो आगे पेपर नहीं दे चुके होते, ठीक है। उसके तो बाद सर मॉडर्न स्टडी होती है सर आपके पास? जी जो सर पेपर देगा तो मॉडर्न स्टडी करता है वक्त के हिसाब से, क्योंकि सर जो पुराने जजेस बने हुए हैं वो सर स्टडी लेवल और था ना सर, उसमें इंग्लिश इतनी कि वो थी मुश्किल हाँ हाँ ना जी, सर। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। अब तो उन्होंने सिलेबस बहुत ज़्यादा कर दिया, इतनी कर दिया कि बस सिर्फ बंदा जो है वो सिर्फ जुडिशरी की तैयारी कर सकता है। अगर प्रैक्टिस करने चला जाए तो फिर उसके पास टाइम नहीं मिलता। एंड ये प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो 2019 के 2020 के क्वेश्चन है, पेपर हुए हैं, मोस्टली उन्होंने प्रैक्टिकल चीज़ें टच की हैं, मोस्टली। अब इस दफ़ा सीआरपीसी में से उन्होंने अब्सकॉन्डर मतलब 87, ठीक है, पीओ इश्तिहार सतासी जो हम करते हैं, उस पे उन्होंने पूछ लिया, ठीक है। तो मोस्टली वो चीज़ें पूछते हैं जो कि प्रैक्टिस से रिलेटेड है, इधर उधर वो जाते ही नहीं है। चलें जी, अकम्प्लिश। अब यहाँ पे हमने पार्डन देना है। अब थोड़ा मैं आपको बता दूं कि पहले होता है कम्प्लेस, जब उसको कहते हैं कि जी अब मतलब आप जो बयान दे रहा होता है उसको, वो अकम्प्लेस होता है। जब उसको माफ़ी मिल जाती है, ठीक है, उसको जब वो माफ़ी मिल जाती है तो वो अकम्प्लेस का नाम बदल जा के वो हो जाता है अप्रूवर, उसको कहते हैं अप्रूवर। जब अकम्प्लेस को माफ़ी मिल जाती है, ठीक है, तो वो अप्रूवर बन जाता है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि इन केस ऑफ एनी ऑफेंस exclusively ट्राइबल exclusively by high court, session court or any offense punishable with which may extend to 10 years, ठीक है। अब ये आपने देखा है जो आपका सीआरपीसी का शेड्यूल 2 है, उसका कॉलम 8 है। आप उसका कॉलम 8 ये बताता है कि आपका केस जो है, ऑफेंस जो है, वो किसने ट्राई करनी है, ठीक है। 380 है, किसने ट्राई करनी है, आपका 302 है, किसने ट्राई करना है, ये कॉलम 8 बताता है। अब मोस्टली आप कॉलम 8 देखें तो जहाँ पे 10 साल से के ऑफेंसेज हैं, 10 साल से ज़्यादा, वो हर वो सेशन ट्रायल होता है, सेशन कोर्ट ही करती है, ठीक हो गया। अब कहता है वो ऑफेंसेज जिनका ट्रायल हाई कोर्ट करती है या सेशन कोर्ट करती है, या वो ऑफेंसेज जिनकी सजाएं 10 साल से ज्यादा है, या एनी ऑफ ऑफेंस पुनिशेबल अंडर 211 पीपीसी विद इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड टू 7 इयर्स, और एनी ऑफेंस ऑफ एनी ऑफ फॉलोइंग सेक्शन, वो 216 ए 369 401 435 एंड 477 ए, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब ये आ गया, ये ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये आपका प्रोसिक्यूशन इन द डिस्ट्रिक्ट। अब इसको कहते हैं डीपी,
वैसे तो डीपी कहते हैं, लेकिन असल में वो कहते हैं डीडीपी, और डीपीपी होता है, डीपीपी, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जी मैडम। चलें, अब मैं जो जब अपना एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया करूँ तो बाद में आप क्वेश्चन किया करें, जो भी आपका क्वेश्चन हो आप लिख लिया करें, उसके बाद फिर आप कोई क्वेश्चन किया करें, ऐसे फिर वो डिस्ट्रप्शन होती है। ठीक हो गया। अब कंसेंट किसकी होगी? द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रोसिक्यूशन, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब इसकी मैं आपको बताऊं, पहले होता है एडीपीपी, असिस्टेंट डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक हो गया। फिर आपका हो गया होता है डीडीपीपी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। उसके बाद फिर आ जाता है डीपीपी, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। उसके बाद फिर आ जाता है आपका ए डीपीजी, डिस्ट्रिक्ट और डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल। फिर आ जाता है एपीजी, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जनरल। उसके बाद फाइनल जो स्टेज होती है वो प्रोसिक्यूटर जनरल की होती है। ये जो इधर बात कर रहे हैं ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रोसिक्यूशन इन डिस्ट्रिक्ट, ये होता है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर मे एट एनी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। ये तीन चीजें होती हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम सारी सीआरपीसी में, पहले हमारा एक लेक्चर भी इस पे होगा कि इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल ये क्या चीज़ें हैं। एक पे इस पे एक वास्ट लेक्चर होगा। ठीक है। अच्छा, वो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल की स्टेज पे आपका डीपीपी जो होता है वो with a view obtaining the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in the private offense. ठीक है, tender a pardon to such person on condition that of his making full and true disclosure of the whole circumstances within his knowledge relative to offense and every other person concerned, whereas principal or abettor in the commission thereof. अब वो कह रहा है कि जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, ठीक है, वो किसी भी स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल की स्टेज पे इस मकसद के लिए कि वो ऐसे पर्सन को मतलब से को पार्डन दे जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑफेंस से रिलेट करता हो, और इस पर्सन इस शर्त पे उसको पार्डन मिलेगी कि उसने फुल एंड ट्रू डिस्क्लोज करना है सारे सर्कमस्टांसेस को जो कि उसके नॉलेज में है। अच्छा, वो आगे फर्दर वो बता रहा है कि वेदर एज प्रिंसिपल आर अबेटर, या फिर वो डायरेक्ट ऑफेंस कर रहा है या फिर उसने कोई अबेट किया है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि इज अकम्प्लिस में बी अप्लाई ऑन अटेम्प्ट टू ऑफेंस, के अटेम्प्ट ऑफेंस के अटेम्प्ट पे भी आपका अकम्प्लिस अप्लाई हो सकता है या नहीं। तो उसका जो आंसर भी यही है कि अगर किसी ऑफेंस की अटेम्प्ट है तो उसमें भी अकम्प्लिस की एविडेंस रेलिवेंट होगी। ठीक हो गया। ये 337 का क्रक्स यही है कि आपका डीपीपी किस ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सजा 10 साल से ज़्यादा है या लिस्ट उन्होंने बताई हुई है 216 ए, 369, 401, 435, 470 ए। ठीक है, इन केसेस में किसी भी ट्रायल के किसी भी स्टेज पे वो आपका किसी पर्सन को जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है उसको पार्डन दे सकता है, शर्त यह है कि उसने सच सच बताना है। आगे वो प्रोवाइडर बता रहा है कि प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी टेंडर पार्डन हु इज इन्वॉल्व्ड इन ऑफेंस रिलेटिंग टू हर्ट और कत्ल विदाउट परमिशन ऑफ विक्टिम और एज द केस में बी ऑफ हेयर्स ऑफ विक्टिम। अब वो कह रहा है कि जो हर्ट है या कत्ल है इन केसेस में विक्टिम या हेयर्स ऑफ विक्टिम की इजाजत के बगैर वो पार्डन नहीं मिलेगी। ठीक हो गया, हर्ट और विक्टिम। अब यहाँ पे बात करें विक्टिम की। विक्टिम होता है आपके हर्ट केसेस में और जो हेयर्स होते हैं वो आपके मर्डर कत्ल के केसेस में। ठीक है, हेयर्स आपके मर्डर के केसेस में होते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि एवरी मजिस्ट्रेट हु टेंडर पार्डन अंडर सबसेक्शन 1 shall record his reason for doing so and shall on application made by accused furnish him a copy of record।
अब वो एक रीज़न भी लिखेगा जिसमें वो पार्डन दे रहा है अकम्प्लिस को, और उसकी अगर दूसरा कोई मुल्ज़िम कॉपी मांगता है तो उसको कॉपी भी दी जा सकती है। आगे बता रहे प्रोवाइडेड दैट अक्यूज्ड शैल पे फॉर द सेम अनलेस मजिस्ट्रेट फॉर स्पेशलिज्म थिंग्स फिट फर्निशेस फिगर। अब वो कहता है कि अगर उसकी कॉपी की कोई फीस है तो अक्यूज ने पे करनी है, और उसके अलावा अगर कोई फीस मजिस्ट्रेट कह दे तो फीस उसको माफ़ भी की जा सकती है, जो कॉपी की नकल की फीस होती है। आगे कहता है एवरी पर्सन एक्सेप्टिंग अ टेंडर अंडर दिस सेक्शन शैल बी एग्जामिन्ड एज ए विटनेस इन सब्सिक्वेंट ट्रायल इफ एनी। अब जो जिसको पार्डन दी जाएगी, जो अप्रूवल बन जाएगा, उसको बाद में एज ए विटनेस उसको एग्जामिन किया जाएगा। आगे वो बता रहा है कि इन एवरी केसेस वेयर पार्डन हैज पर्सन एक्सेप्टेड और a tender of pardon or has been examined under subsection 2 the magistrate before whom proceeding are pending shall, if satisfied there are reasonable ground of believing accused is guilty of offence, commit him for trial to court of session or as the case may be, or such person unless he is on bail shall be detained in custody on the determination of trial। अब वो कह रहा है कि अगर जो अक्यूज्ड है, जो इसको कंप्लेंट दी गई है, वो अगर अंदर जेल में है तो उसको जेल में ही रखा जाएगा। हाँ, अगर बेल में है तो बेल के वो बाहर ही रहेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। जब उसको कंप्लेंट दी जाएगी तो फिर वो कोर्ट में है, जेल में है तो जेल में रहेगा जब तक ट्रायल कंक्लूड नहीं होता। और इसके अलावा अगर बेल पे है, पहले ही उसकी जमानत हो चुकी है, तो वो जमानत पे ही रहेगा। ठीक हो गया। अब 337 का क्रक्स यही है कि आपका डीपीपी जहाँ पे मुनासिब समझता है किसी भी शख्स को इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल की स्टेज पे किसी भी पर्सन को पार्डन ग्रांट कर सकता है, शर्त यह है कि उसने सच सच बताना है। आगे एक प्रोवाइजर बताइए कि हार्ट या कत्ल के केसेस में विक्टिम या उसके हेयर्स की इजाज़त लाजमी होगी। अब अगर मजिस्ट्रेट इसकी पार्डन कबूल कर देता है तो उस सूरत में उसकी एक कॉपी अक्यूज को भी दी जा सकती है। ये है 337 का क्रक्स। अब कोई किसी का क्वेश्चन हो 337 पे या सर टोटल? मेरा एक क्वेश्चन है। सर इसकी जरा सर इसकी ना हायरार्की जरा दोबारा बताइएगा जरा, एडीपीपी की ना पहले क्या लिख बताया लें था आपने, डीडीपी एडी एपीपी बता रहा है ना? एडीपीपी एडीपीपी जी सर। फिर डीडीपीपी, जी सर। उसके बाद फिर डीपी, डीडीपीपी फिर डीपी डीपीपी डी डीपीपी, ठीक। उसके बाद फिर आपका आ जाता है डीपीजी, एपीजी और पीजी। डीपीजी, डीपीजी हाँ जी, एपीजी और पीजी। ये ना आपका ये एडीपीपी के सिलेबस में भी है, द पावर एंड फंक्शंस ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक्ट 2006 में उन्होंने एक एक्ट बनाया, उसमें ये सारी हिरार्की दी गई है। एक्ट का नाम क्या है? प्रोसिक्यूशन एक्ट 2006, जी सर। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एक्ट 2006। ठीक है जी सर। जी मैडम, आपका कोई क्वेश्चन था? सर जैसे इसके प्रोविज़ो में है कि अगर कत्ल का केस होता है तो उसके अंदर जो उसके लीगल हेयर्स है उसकी प्रायर परमिशन होना ज़रूरी है कंप्लेंट बनने के लिए ना। तो अगर ऐसा केस हो जहाँ पे लीगल हेयर्स ज़्यादा हो और उसमें से वो डिवाइडेड हो अपने डिसीजन के अंदर कि अगर ए कहता है कि बन जाए और सेकंड कहता है ना हो, तो उस केस में कंप्लेंट बन सकता है फिर? मैडम इसका ना आपको जो आंसर है वो पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड का 309 है, ठीक है, 310 है, 306 है, 306 से 310 तक है। ठीक है। अब इसका मैं आपको सिंपल बता दूं क्योंकि अब ये हद केसेस पे तो अप्लाई होता नहीं है। अब उन केसेस में ऐसा होता है कि 5 हेयर्स हैं, ठीक है, किसास लगना है, 5 हेयर्स हैं। अब पांचों के पांचों आप उसका बदले सुलह ले लेते हैं तो उस सूरत में आपका किसास अप्लाई नहीं होगा। ठीक हो गया। अगर 5 हैं, ठीक है, 5 में से 4 कहते हैं किसास अप्लाई हो, एक कहता है ना हो, एक कहता है ना हो, तो फिर किसास लगेगा ही नहीं, फिर किसास
नहीं लगेगा। ये डिटेल के साथ 306 से 319 तक पढ़ेंगे, सॉरी 310 तक पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको कंसेप्ट मिलेंगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका यही है कि 4 हेयर्स हैं, 4 मतलब 5 हेयर्स हैं, 5 में से 4 मानते हैं, एक नहीं मानता तो फिर नहीं लगेगी, फिर वो अकम्प्लिस नहीं बन सकता, सबकी कंसेंट जरूरी होगी। ठीक है सर, थैंक यू। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन? ये आपके असाइनमेंट है, कल आपने पीपीसी के 306 से 310 तक आर्टिकल, ये 4 आर्टिकल आपने पढ़ने हैं। कल मैं आपसे सुनूंगा ये 4 आर्टिकल और 4 सेक्शन ठीक है सर 306 से 310 तक। जो मेन रेलिवेंट आपके होंगे वो 309-10 होगा। आगे चलें जी, आगे हम 338 338 में कहा गया है कि और किसी का है कोई क्वेश्चन? हाँ जी, सर ये डीपीपी के अलावा सर तो आपने क्या पावर बताई थी कि सर ये माफ कर विटनेस से माफ करवा एक विटनेस को माफ कर सकते हैं जो पूरी पूरी डिटेल देगा। हाँ जी, सर अपना बाकी सर किसी की इतनी अथॉरिटी नहीं है। ठीक है ये डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अब हमें जो लॉ ने बताया ना, हमने वहां तक जी, लेना है, हमने इधर उधर जाना ही नहीं है। आपको ठीक है मैंने सर, कहा है ठीक कि अभी अभी आप कहीं पे भी ना जाएं, अभी आपको जी, आपको साइटेशंस भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं ठीक पे है भी सर, ना जाए। ठीक। जो लॉ की वर्डिंग है ना, बेयर एक्ट आप एक दफा समझ लें, अच्छी तरह समझ लें। बेयर एक्ट का आपको हर सेक्शन का पता हो, हर आर्टिकल का पता हो, फिर आपके पास कोई आपको बताएगा ना कि ये साइटेशन में ऐसा दिया गया है, तो वो आपका फिर वो माइंड भी मानेगा जी हाँ जी ये बेसिक लॉ तो ये कह रहा है, तो ये जो साइटेशन बता रही है ये ठीक ही होगी। ठीक है, फिर आपको लॉ का पता ठीक। चलेगा, पहले आप बेयर एक्ट पे फोकस करें। ठीक हो गया? आगे जी, पावर टू ग्रांट टेंडर पार्डन at any time before the judgment is passed, High Court or Court of Session trying the case may, with the view of obtaining on trial the evidence of any person supposed to have directly and indirectly probably to any offense, tender order the officer in charge of prosecution, tender or order, ये देखें, सॉरी, ये tender or pardon, order the officer in charge of prosecution district to tender pardon to same condition to such person। अब यहाँ पे हाई कोर्ट कहेगी, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन कहेगी आपके डीपीपी को कि आप इस पर्सन को पार्डन दें। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट कि नो पर्सन शैल बी टेंडर पार्डन हु इन्वॉल्वड इन ऑफेंस रिलेटिंग टू हार्ट, ये वही बात कि अगर हार्ट कत्ल है तो उसके लीगल हेयर्स या विक्टिम की कंसेंट जरूरी होगी। आ गया 339, ये 337 और 338 तकरीबन सेम है, इस पे इतनी ज्यादा समझ नहीं। 337 समझ आ गया तो 339 भी आपको, 38 भी समझ आ जाता है। आगे कहता है जी, वेयर अ पार्डन हैज टेंडर अंडर, सर जी मेरा क्वेश्चन है जी सर, इसमें जो 337 में बताया गया कि एवरी मजिस्ट्रेट्स हु टेंडर अ पार्डन अंडर सब सेक्शन 1 शैल रिकॉर्ड ए रीजंस, फिर आगे उसने कहा है कि वो केस जो है वो सेशन कोर्ट को या हाई कोर्ट को भेजेगा। तो ऊपर मजिस्ट्रेट की बात हो रही है, नीचे सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट की बात हो रही है, तो ये मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस जस्ट लेगा, ये क्या है? इसकी समझ नहीं आई। मजिस्ट्रेट, पता है क्या, कुछ ट्रायल होते हैं जो कि हाई कोर्ट में होते हैं, कुछ का ट्रायल होते हैं आपके मजिस्ट्रियल ट्रायल होते हैं। सही है। ठीक है, कुछ मजिस्ट्रियल ट्रायल में आपका मजिस्ट्रेट देगा, अप्रूव करेगा, और सेशन ट्रायल में आपके सेशन कोर्ट करेगी। सही है ठीक है, यही कुछ है, जी, ठीक यही कुछ है। ये 337 और 338 में फर्क भी यही है और कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया? ठीक है।
आगे है जी आपका कमिटमेंट ऑफ पर्सन टू होम पार्टनर, और उसके साथ कमिटमेंट होगी कि आपने सच सच बताना है। अगर सच नहीं बताते तो फिर आपका भी ट्रायल होगा। ठीक है, आपका भी ट्रायल होगा। कहता है वेयर अ पर्सन वेयर अ पार्डन हैज बीन टेंडर अंडर 337-38 public prosecutor certifies that in his opinion any person has been accepted such tender has either willfully or concealing any essential or by giving false evidence not compiled with the condition on which offense tender was made। अब ये देखें, ये आपने एसेंशियल्स बनाया करने हैं। ठीक है, आपने इसके 3 एसेंशियल्स बताने हैं जहाँ पे उसको सजा होगी। एक कि उसने आइदर विलफुली और गिविंग फॉल्स विलफुली कंसील एनीथिंग एसेंशियल, कोई चीज जान के वो कोई चीज छुपा रहा है। ठीक है, एक एसेंशियल है उसको उसका ट्रायल करने का। दूसरा एसेंशियल है कि या फिर वो कोई फॉल्स एविडेंस देता है। ठीक है, फॉल्स एविडेंस देता है। या फिर तीसरी चीज ये है कि आर नॉट कंप्लाइड द कंडीशन ऑन विच टेंडर वाज मेड, या कोई और कंडीशन उसको लगा दी गई है जिसको वो फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, तो उस पे भी उसको सजा हो सकती है। और कंडीशन क्या हो सकती हैं? और कंडीशन उसके हो सकती है कि आप जो है ना असल गवाह के बारे में भी, असल जो मुलजिम है उसका भी बारे में बताना है, स्पेसिफिक रूल भी बताने हैं। ठीक है, और आपने जो है कोई इसके दौरान आपने कोई ऐसा कोई ऑफेंस भी नहीं करना, किसी से मिलना भी नहीं है। ठीक है, किसी के घर भी नहीं जाना, आपने कैद में भी रहना है। उससे रिलेटेड कोई भी कंडीशंस लगा देते हैं। ठीक है, अगर कंडीशंस को वायलेट करता है देन भी उसका ट्रायल होगा। ठीक है, 3 चीजें कौन सी हैं? कोई एक बता दे, 3 एसेंशियल्स कौन से हैं? सर इसमें एक सर ये है कि अगर वो विलफुली कोई कंसील कर रहा है, कोई एसेंशियल या कोई एनीथिंग जो उससे पता है वो हाँ कंसील जी, कर रहा है फैक्ट हाँ है, हाँ जी, हाँ या जी, वो जो कोई एविडेंस देता है वो फॉल्स एविडेंस देता है, तो हाँ जी, दूसरी ये होगी। और तीसरा वो जो जिन कंडीशन पे उससे टेंडर की गई थी, ऑर्डर किया गया था, वो कंडीशन जो है वो पूरी नहीं करता है, तो उस सेंस में फिर उसे सजा हाँ होगी। जी, हाँ जी। आगे वो कह रहा है कि सर एक क्वेश्चन था हम्म, सर। इसमें वो कह रहे हैं कि अगर एक बंदा है वो विलफुली कंसील करता है, फॉल्स एविडेंस देता है, या वो टेंडर जो उसके मुआहदा हुआ था उसके मुताबिक वो नहीं चलता, या जो भी कंडीशन है वो ब्रेक करता है, उसको वो फॉलो नहीं करता, तो सर क्या उसको ये सब कुछ करने की अलग भी सजा मिलेगी, या जस्ट वो जो पहले ट्रायल था उसी में वो इन्वॉल्व रहेगा? अभी अभी वही मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि आप एक चीज पढ़ लिया करें फिर आप क्वेश्चन किया करें। ये हम पढ़ते हैं ना 339, तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जानी है। अभी एक चीज आप ठीक पढ़ है लें सर। फिर आपको क्वेश्चन का मैं सारे जवाब दूंगा। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि जब मैं पढ़ रहा हूँ ना तो डिस्टर्ब ना करें। मैं एक दफा पढ़ लूँ, मैं आपका कंसेप्ट दे दूं, फिर मेरा ख्याल है कि आपको क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं होती। मैं एक सेक्शन को हर एंगल से बताता हूँ, हर एंगल से बताता हूँ। वो मेरी कोशिश होती है कि तकरीबन हर क्वेश्चन का जवाब आ जाए। उसके बाद भी आपके पास पूरी मतलब होती है अपॉर्चुनिटी कि आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं किसी भी रिलेशन से। ठीक हो गया? ठीक हो गया सर। अभी इसमें ठीक हो आपका गया जवाब सर। आ जाएगा। कहता है सच पर्सन से मुराद वही अप्रूवर जिसको पार्डन ग्रांट की गई है। ट्राइड फॉर द ऑफेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पार्डन वाज टेंडर, उस ऑफेंस में उसको ट्राई किया जा सकता है। ठीक है, वही ऑफेंस जिसको पे उसको अकम्प्लिस बनाया गया, सपोज के 302 में उसको अकम्प्लिस बनाया गया है, अगर वो ट्रियो काउंट डिस्क्लोज नहीं करता तो उस ऑफेंस पे उसको ट्राई किया जा सकता है। या फॉर एनी अदर ऑफेंस of which he appeared to have been guilty in connection with the same matter। ये दोनों आपके उस क्वेश्चन का जवाब भी आ गया है कि उसी ऑफेंस में भी उसका ट्राई हो सकता है, उसके अलावा उस मैटर से कनेक्टेड और भी जो ऑफेंस बनती हैं उस पे भी उसका ट्रायल और एनी अदर ऑफेंस ऑफ विच ही अपीयर टू हैव बीन गिल्टी इन कनेक्शन विद सेम मैटर।
किसी और ऑफेंस में भी उसको सजा हो सकती है। ठीक हो गया। आगे आइए सर ये जो अभी इसको सर पढ़ ये जो लेते हैं, ये फिर आप क्वेश्चन करना, अभी इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। ठीक है सर। कहता है प्रोवाइडेड दैट सच पर्सन शैल नॉट बी ट्राइड जॉइंटली विद एनी अदर अक्यूज्ड एंड दैट ही शैल बी इंटाइटल्ड टू plead at such trial that he has complied with the condition which tender was made, in which case it shall for the prosecution to prove such conditions are not be proved। ठीक है। वो कहता है कि प्रोवाइडेड दैट सच पर्सन शैल नॉट बी ट्राइड जॉइंटली। अब उस पर्सन का जो अकम्प्लिस है उसका ट्रायल अलहदा होगा। ठीक हो गया। उन ऑफेंसेस उन लोगों के साथ उसका ट्रायल नहीं होगा, उसका ट्रायल भी अलहदा होगा। ठीक है। ये कह रहा है शैल नॉट बी ट्राइड जॉइंटली। ठीक है। with any other accused that he shall be entitled to plead at such trial that he complied the condition upon which tender was made and which it shall be prosecution to prove the such condition have not been complied। अब जो पर्सन है जिसका ट्रायल अलहदा होगा, वो अकम्प्लिस का, वो उसको पास राइट होगा कि वो आके प्लीड ले, वो प्ली ले कि मैंने सारी जो कंडीशन मुझ पे लगाई गई थी, जो उसको मैंने कंप्लाई किया, उसको मैंने फॉलो किया है, उस कंडीशन के मुताबिक मैंने ट्रू अकाउंट डिस्क्लोज किया। अब यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ होगा प्रोसिक्यूशन पे। ठीक है। इन विच केस इट शैल बी फॉर प्रोसिक्यूशन टू प्रूव सच कंडीशन हैव नॉट बी कंप्लाइड। ठीक है। यहाँ पे जो इश्यूज फ्रेम होगा वो ये होगा कि whether the accused has complied the conditions, whether the accused has complied the conditions, कि क्या accused ने सारी कंडीशन कंप्लाई किया है। इस पे प्रोसिक्यूशन ने जवाब देना है कि जी उसने नहीं किया, और accused ने, डिफेंस ने बताना है कि जी मैंने किया है। ठीक हो गया। एक सर की आवाज आ रही है किसी को? नहीं। अभी तक सर नहीं बोल रहे। हेलो यस सर। जी। यहाँ पे वो प्रोवाइजो में यही बताया गया कि उसका ट्रायल सेपरेट होगा। ठीक हो गया। और उसने प्रूव करना है कि उसने कंडीशन कंप्लाई की, और प्रोसिक्यूशन ने बताया है कि उसने कंडीशन कंप्लाई नहीं किया। आगे कह रहा है कि द स्टेटमेंट मेड बाय द पर्सन हु हैज एक्सेप्टेड अ टेंडर ऑफ पार्डन मे बी गिवन इन एविडेंस अगेंस्ट हिम। ठीक है। अब वो जो स्टेटमेंट जिस पे उसने हु हैज एक्सेप्टेड टेंडर ऑफ पार्डन मे बी गिवन अगेंस्ट हिम, यही वो बात होगी जब आपका 164 का बयान होता है। ठीक है। 164 के बयान में भी ये कोर्ट पूछती है कि यू आर नॉट बाउंड टू डिपोज। ठीक है। इफ यू डिपोज इट विल बी यूज्ड अगेंस्ट यू। यहाँ पे वो यही है कि अगर अक्यूज पार्डन जो आपका अकम्प्लिस होता है, उसने कोई स्टेटमेंट दी है जिस पे उसको पार्डन मिली है, वही पार्डन उसके अगेंस्ट भी इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक हो गया। सपोज के वो उसने बताया कि जी मैंने और मिस्टर ए और मिस्टर बी ने
मिस्टर सी का कत्ल किया, मिस्टर डी का कत्ल किया, ठीक हो गया। अब वो आगे यही बताता है कि मैंने और मिस्टर ए एंड बी ने सी का कत्ल किया। यही स्टेटमेंट बाद में अगर वो मतलब झूठ में निकलता है कि मिस्टर ए ने नहीं किया या बी ने नहीं किया, यही स्टेटमेंट इसके अगेंस्ट भी मतलब इस्तेमाल की जा सकती है और इसकी स्टेटमेंट पे भी इसको सजा हो सकती है, ठीक हो गया। आगे वो कह रहे हैं नो प्रोसिक्यूशन ऑफ फॉर द ऑफेंस ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच स्टेटमेंट शैल बी एंटरटेन विदाउट द सैंक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट। यहाँ पे देखें कि उस पे जो दूसरा जो केस होगा फॉल्स एविडेंस का, मलिक साहब ये आपके क्वेश्चन का जवाब है, जो उस पे फॉल्स एविडेंस, जो सपोज के उसने कहा कि मैं सच बताऊंगा, सच नहीं बताता, तो फिस्ट सिर्फ उसकी उसी का उसको ट्रायल होगा और कोई ट्रायल नहीं होगा। और उस पे फॉल्स एविडेंस, कोई फॉल्स एविडेंस देता है खुद को बचाने के लिए, झूठ बोल देता है, तो फॉल्स एविडेंस के लिए के ट्रायल के लिए पहले हाई कोर्ट से सेंक्शन लेनी पड़ेगी, हाई कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ेगी। ये है आपका 339। जी आप बताएं क्या क्वेश्चन है आपका। जी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। अगर सर उसके ऊपर फॉल्स एविडेंस का ट्रायल होगा तो जो पिछला चार्ज होगा वो ड्रॉप हो जाएगा फिर? नहीं, नेवर। सर ये काइंडली मुजम्मिल को तो ऐड कीजिएगा, इधर तो कोई नहीं है वेटिंग पे, मुझे बार बार कॉल कर रहा है। अच्छा सर इधर ये जो वो वेटिंग पे कोई नहीं है। अच्छा सर जो वो फॉल्स एविडेंस देगा, ठीक है, तो ये कोर्ट की मर्जी है कि वो फॉल्स एविडेंस को उस पर ट्रायल करे या ना करे, ये कोर्ट की मर्जी है। नहीं, ये प्रोसिक्यूशन ने उसके ऊपर फॉल्स एविडेंस का केस करना है और उसके लिए भी हाई कोर्ट से पहले इजाजत लेनी पड़ेगी, कोर्ट की मर्जी नहीं, सर प्रोसिक्यूशन। जी सर प्रोसिक्यूशन लाजमी करेगा या मर्जी प्रोसिक्यूशन है की को मर्जी होगी? मर्जी है उसकी। ठीक अब ठीक हो गया सर, हाँ जी, शुक्रिया। अब ऐसे कोई केस हो जाते हैं कि जहाँ पे कन्विक्शन एक्विटल हो जाती है, अक्यूज एक्विट हो जाता है, तो प्रोसिक्यूशन ने के पास राइट होता है कि वो अपील पे चले जाएं। और कुछ केसेस होते हैं प्रोसिक्यूशन अपील पे जाती है, नहीं तो प्रोसिक्यूशन नहीं जाती, ठीक है, ये प्रोसिक्यूशन की मर्जी है। आगे जी लास्ट इसका 339A प्रोसीजर ऑफ ट्रायल अ पर्सन अंडर 39। अब कोई पर्सन झूठ बोलता है तो उसका ट्रायल होगा तो वो कैसे होगा? कहता है द कोर्ट ट्राइंग अंडर 339 a person who has accepted tender of pardon shall before the evidence of a witness for prosecution is taken ask the accused whether he plead that he has complied with the condition on which he tender pardon was made। अब यहाँ पे कोर्ट जो है एक चार्ज फ्रेम करेगी कि whether he plead that he complied condition of टेंडर पार्डन वाज मेड, मतलब क्या वो ये कह के आपने प्ली ली है कि आपने कंडीशन सारी फुलफिल की है, अगर प्ली ली है तो उसको फॉलो करें। एक चार्ज फ्रेम करेगी, उसके बाद इफ एक्यूज does so plead the court shall record the plea and proceed with trial and shall before the judgment pass in case find whether or not the accused compiled the condition of pardon and if found that he so compiled court shall not withstand anything contained or the judgment of acquittal। अब 39A में प्रोसीजर बताया गया कि उसका ट्रायल कैसे होगा। 39(1) में ये बताया गया कि कोर्ट ने एक चार्ज फ्रेम करना है कि क्या उसने कोई प्ली ली है कि आपने कंडीशन फुलफिल की है, उसके बाद उस पे एविडेंस ली जाएगी। अगर कोर्ट को लगता है कि वाकई उसने को जो कंडीशंस बताई गई थी वो उसने फुलफिल की हैं, तो कोर्ट ने ऑर्डर पास कर देना है, ठीक है, कोर्ट ने जजमेंट पास कर देनी है। वो कह रहे हैं कि ये इसका क्या मतलब है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस कोड, ठीक है, इसका क्या मतलब है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस कोड, ठीक है। यहाँ पे ये बता रही है कि कोर्ट ने सारा प्रोसीजर नहीं फुलफिल करना,
सारा प्रोसीजर ये कि कोर्ट ने जजमेंट फ्रेम की, उसके बाद पहले प्रोसिक्यूशन की एविडेंस आएगी, फिर डिफेंस की एविडेंस आएगी, फिर आपके आर्गूमेंट्स होंगे, फिर सम अप होगा केस। ठीक हो गया। ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कोर्ट को लगता है कि इसने कंडीशन कंप्लाई किया है, तो कोर्ट ने किसी की एविडेंस नहीं देखनी, किसी की आर्गूमेंट्स नहीं सुनने के, इसने केस सम अप नहीं करना, सिंपल ऑर्डर पास कर देनी है और उसको एक्विट कर देना है। ठीक हो गया। मीन्स के इसका समरी ट्रायल होगा कि मतलब रेगुलर ट्रायल नहीं होगा, समरी ट्रायल होगा। एनी क्वेश्चन? हेलो, यस सर। आ रही है आवाज? सही आ रही है आपको? यस सर। चले लेकिन सर अब अड़ड़ की आवाज आ रही है, बस सर फिर रिपीट क्लियर करते सर हैं आवाज नहीं आ रही। चलें, आपका ये था कंसेप्ट। अकम्प्लिश तक किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो? सर ये रिपीट कर दें, आवाज सब कट भी थी आपकी। इसमें जो ट्रायल बताया गया है 339A में, 339A में सिंपली कोर्ट ने एक चार्ज फ्रेम करना है कि क्या आपने कंडीशंस फुलफिल की हैं। उस पे आपके प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस देनी है कि जी इसने नहीं की, और डिफेंस ने एविडेंस देनी है कि मैंने कंप्लाइज किया है। ठीक है। अगर कोर्ट को लगता है कि इसने कंडीशंस को फुलफिल किया है, कंडीशंस को कंपाइल किया है, तो कोर्ट उसको माफ़ी दे देगी, उसको छुट्टी दे देगी कि उसको उसकी सज़ा मतलब उसको एक्विट कर देगी उसी ट्रायल से। सर जो आपने बताया था नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, सर उसको आप क्या सर दोबारा बताइएगा। इसमें ये है कि नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस कोड, कि ऐसा जो कुछ लॉ में बताया गया है, इस कोड में बताया गया है, इनके बावजूद, मतलब कोर्ट ने उसको फॉलो नहीं करना। कोड में बताया गया, इसी सीआरपीसी में बताया गया कि एक ट्रायल कैसे होगा, पहले चार्ज फ्रेम होगा, उसके अलावा बाद पहले प्रोसिक्यूशन की एविडेंस आएगी, उसके बाद फिर डिफेंस की एविडेंस आएगी, कोर्ट किसी गवाह को भी तलब कर सकती है, उसके बाद फिर केस सम अप होगा, से सम अप होगा तो फिर पहले आर्गूमेंट करेगी आपका प्रोसिक्यूशन ने केस सम अप करना है, फिर डिफेंस ने आर्गूमेंट्स करने हैं, उसने केस अपना सम अप करना है, फिर उसके रिप्लाई में प्रोसिक्यूशन एविडेंस कर देगी। ये सारा प्रोसीजर बताया गया कोर्ट के इसमें बताया गया कि बावजूद इसके कि कोर्ट में सारा प्रोसीजर बताया गया है, कोर्ट को जहां लगता है कि इसने कंडीशन कंप्लाई किया है, तो सारे प्रोसीजर को छोड़ के कोर्ट ने उसको माफी दे देनी है, एक्विट कर देना है। ये चीज बताई गई है। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। अब यस सर। अब हाई कोर्ट रूल्स एंड वॉल्यूम्स किन किन के पास हैं? एक्चुअली सर हमारे पास तो नहीं। मैं भी नेट पे सर्च करता रहा तो मुझे नहीं मिले। उसमें वॉल्यूम 1 मिला है, वॉल्यूम 3 नहीं मिला। ठीक है। अब मेरे पास बुक है, वो अब सब सारे के सारे पढ़ नहीं सकेंगे। मैं चाह रहा था कि वॉल्यूम 3 जो है उसमें भी आपने सारा कुछ पढ़ लेते, तो फिर वो आपका ये अकम्प्लिश का सारा कंसेप्ट हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एडीपीपी में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आपका उसमें भी आ सकता है, सीजे में भी आ सिविल जज सकता है, में। हाँ सिविल जज में भी आ सकता है। ठीक है। और 2019 में मेरा ख्याल है ये आया भी है, उसमें पूछा गया कि हाई कोर्ट रूल्स में से अकम्प्लिश पे लिखें। ठीक है। तो एनी हो, मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि आप सारे के सारे जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो सारे पहले अपना सिलेबस कवर करें। सिलेबस कवर से मतलब सिलेबस की बुक्स परचेज कर लें। वो मैंने बुक्स के लिए भी आपको सारे सबको पीडीएफ शेयर किया हुआ है। जो लॉ बुक्स हैं उनके सारे बैक से ले लें, और जो बाकी इंग्लिश उर्दू जी के वो भी सारा कुछ बुक से लेके बैठ जाएं और प्रॉपर तैयारी करें। ठीक है सर। ठीक हो गया। चलें, यस सर। आज के लिए फिर इतनी काफ़ी है। ठीक है। कल फिर इंशाल्लाह हम यस पढ़ेंगे आर्टिकल 15, उसके अलावा फिर 15 के साथ 46 पढ़ेंगे हम। कल का हमारा एक लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा 46 पे। 46 क्या है, डाइंग डिक्लेरेशन भी उसमें आ जाते हैं, और उस पे बाकी चीज़ें भी होंगी, वो हमने डिटेल के साथ पढ़ना है 46 को। ठीक है। उसके साथ 15 आर्टिकल 15 को भी पढ़ना है। इस साल सिविल जज के पेपर में सिर्फ आर्टिकल 15 पे क्वेश्चन आया था सीआरपीसी में।
QSO में से। सर इंक्रिमिनेटिंग क्वेश्चंस जो होते हैं। हाँ जी, ठीक है। ये हमने कल आर्टिकल 15 और आर्टिकल 46 पढ़ेंगे, ठीक हो गया। चलें, ओके फिर, ओके ठीक हो अल्लाह गया, हाफिज़, ठीक हो ओके गया। अल्लाह ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़, ओके अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।